गुड मॉर्निंग माय लवली चिल्ड्रन। देखो भाई, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वह क्लासिफिकेशन का चैप्टर है। तो मैं समझता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं आने वाली परीक्षा की तैयारी मन तन धन से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बंधु, आज का जो क्लास है डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है। तो पढ़ाने से पहले हौसला कम ना होगा तेरा तूफानों के सामने, हौसला कम ना होगा तेरा तूफानों के सामने, मेहनत को इबादत में बदल कर को देख, मेहनत को इबादत में बदल कर तो देख, खुद ब खुद हल होगी जिंदगी की मुश्किलें, बस खामोशी को सवालों में बदल कर तो देख। तो मेरे प्यारे बंधु, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है। क्या है? डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। यार को डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों में विविधता। जीवों में विविधता हम लोग आज इसको देखेंगे। तो जीवों में विविधता होता क्या है, इसके विषय में हम लोग विस्तृत रूप से आज जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है भाई? तो जीवों में विविधता पहले जानेंगे क्या चीज़ है, इसको विषय में हम लोग समझेंगे। तो आप अपने पास पड़ोस जितने भी आँख को घुमा करके देखिए, अपने पास पड़ोस आप आँख को चारों तरफ घुमा करके देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि बहुत तरह के जीव जंतु आपको दिखाई पड़ेंगे। उनका आकार अलग होगा, प्रकार अलग होगा, रहन सहन अलग होगा, साथ साथ वो एक दूसरे से काफ़ी भिन्नता नज़र आएंगे। जैसे आप देख लो, आपको बिल्ली नज़र आएगा, कुत्ता नज़र आएगा, आदमी नज़र आएगा, हाथी नज़र आएगा, छोटा छोटा कीट नज़र आएगा। तो क्या एक दूसरे को एक तरह से है क्या? कीट अगर है तो उसका कोई घोड़ा अगर है तो दोनों में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। तो ये अंतर जो होता है, इसी अंतर को विविधता कहते हैं। तो भाई विविधता का और उदाहरण मैं दे लूँ। एक आपका यहाँ पर सपोज दैट एक मुस्लिम महिला है। क्या है? मुस्लिम। सपोज दैट एक यहाँ मुस्लिम महिला है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर हिंदू महिला है। क्या है? हिंदू महिला है। तो देखिए दोनों के पहनावा ओढ़ावा में क्या है? अंतर है। क्या है? पहनावा। ये आपका हिजाब लगाती है, मुस्लिम महिला के लोग क्या करती है? बुर्का पहनती है ना जी। क्या हिंदू लोग बुर्का पहनता है? नहीं पहनता है। उसका धर्म अलग है, हिंदू धर्म अलग है, मुस्लिम धर्म अलग है। तो ये दूसरे में क्या है? ये बिल्कुल अंतर है। तो भाई विविधता जो है, दोनों में डिफ्रेंसिएशन है, दोनों में क्या है? काफ़ी अंतर है। तो इसी को हम लोग कहते हैं विविधता कहते हैं, डाइवर्सिटी कहा जाता है। अब ये डाइवर्सिटी का कारण क्या है? तो कारण क्या हो सकता है? तो पहला जाति धर्म हो सकता है। क्या होता है? जाति धर्म। कोई हिंदू है तो कोई मुस्लिम है भाई, ये कारण बन सकता है। दूसरा क्या है? रहन सहन। किसी का रहन सहन कुछ होगा, किसी का रहन सहन कुछ होगा, तो ये भी कारण बन जाता है। भौगोलिक वातावरण, कोई ठंडा प्रदेश में रहता है, कोई गर्म प्रदेश में रहता है, उसका भी विविधता का कारण बन जाता है। खान पान, आपका खान पान कुछ अंतर है। खान पान क्या है? जैसे आप कोई मांसाहारी है तो कोई शाकाहारी है, कोई कुछ बना के खाता है, कोई कुछ बना के खा सकता है कहीं कहीं। तो भाई ये खान पान भी डाइवर्सिटी का कारण बनता है। त्यौहार है, कोई स्टेट में कुछ त्यौहार मनाता है, कहीं कुछ कम मनाता है, तो ये भी डाइवर्सिटी का कारण बन जाता है। संस्कृति है, तो संस्कृति भी एक पहनावा ओढ़ावा में संस्कृति, बोलचाल, भाषा, ये सब क्या है?
तो विविधता का कारण बन जाता है। ठीक है, अब देखिए एक बात और समझने लायक है, क्या है भाई, तो आप इस बात को समझिए, जिसको नोट में मैं बता देता हूं कि एक ही जगह या परिवेश के दो व्यक्तियों में उसके खान पान एवं रहन सहन में अंतर पाई जाती है तो उसे विविधता नहीं कहेंगे। अगर आपके टोला पड़ोस में एक ही जगह दोनों अगर आप रहते हैं और उसमें अगर खान पान दोनों का अंतर है, आपका खान पान उसका खान पान में अगर अंतर है, तो ये विविधता नहीं है, ये क्या है, असमानता है। ये क्या है, असमानता है। दूसरी बात है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, विविधता नहीं कहेंगे। जब आप एक ही जगह रहते हो, एक ही टोला में रहते हो, लेकिन आपका खान पान क्या है, कुछ अलग है, बगल वाला पड़ोसी का खान पान कुछ अलग है, तो ये क्या है, असमानता है। ये क्या है, असमानता है, ना कि विविधता। विविधता किसको कहते हैं, घोड़ा और कीट अगर ले लीजिए, घोड़ा फतिंगा ले लीजिए, सपोज दैट मछली ले लीजिए, वो बिल्कुल एक दूसरे से अंतर है, तो इसको कहेंगे विविधता नहीं। लेकिन एक ही जगह आप रह रहे हो और दोनों का खान पान अंतर है, रहन सहन अंतर है, तो वो क्या है, विविधता नहीं है, वो असमानता है। जैसे आप अमीर है, कोई अमीर है, क्या है, कोई अमीर है, ठीक है, और कोई गरीब है, क्या है, गरीब है, तो ये अमीर और ये गरीब, ये अब असमानता है, ना कि विभिन्नता। ये क्या है, विभिन्नता नहीं है, ये असमानता है, दोनों में थोड़ा असमान है। विविधता का मतलब होता है बिल्कुल अंतर हो जाना चाहिए, उसका रहन सहन, उसका स्वभाव, उसका क्या कहते हैं, लंबाई चौड़ाई मोटाई, ये बिल्कुल अगर अंतर हो जाता है तो उसको हम लोग कहेंगे डाइवर्सिटी कहेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या कहेंगे, असमानता कहेंगे। गरीब और अमीर है तो वो असमानता भले है लेकिन विविधता नहीं है। समझ में आ गया। अब देखिए, अब भाई डाइवर्सिटी उत्पन्न कैसे होता है, अब इसको समझेंगे कि डाइवर्सिटी जो है ये उत्पन्न कैसे होगा, कैसे बन जाता है। तो सपोज दैट आप कमाने के लिए, सपोज दैट यहाँ से बिहार राज्य से चला गया तुम ना गुजरात राज्य, तो वहाँ जब गया तो यहाँ का कल्चर को भी तुमने लेके गया, यहाँ का खान पान जो तुम था वहाँ जब गया तो वहाँ का खान पान भी तुमको मिला। अब दोनों को मिश्रित रूप से एक अलग प्रकार का खान पान आपने कर दिया, क्या किया, अलग। तो यही आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक जगह से दूसरे जगह जो जाता है तो उसमें क्या होता है, भाषा का अंतर हो जाता है। वहाँ जाओगे तो तुम यहाँ मान लिया जाए मोतिहारी वाला भाषा बोलते हो, वहाँ जाओगे मान लिया राजकोट चला गया, गुजरात चला गया तो वहाँ गुजराती भाषा चलता है, और वहाँ का भी भाषा तुमने सीख लिया, यहाँ का भी भाषा तुमने सीखा हुआ ही है। वहाँ गया तो एक आप मिश्रित रूप से एक भाषा बन करके आपके पास आता है, तो दोनों तरह का भाषा आपने सीख लिया, तो यही कारण बन जाता है, डाइवर्सिटी उत्पन्न होने का यही कारण होता है। दूसरी बात है कि यहाँ का धर्म आप लेके गया, वहाँ का धर्म भी आपने अपना लिया, तो वहाँ पर दोनों का धर्म आपने ले लिया, यहाँ का भी धर्म ले लिया, वहाँ का भी धर्म ले लिया, तो ये भी डाइवर्सिटी उत्पन्न करने का कारण हो जाता है। ठीक है, तो आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जो लोग जाता है और वहाँ का भी कल्चर को ग्रहण कर लेता है, वहाँ का भी रहन सहन वातावरण को ग्रहण कर लेता है, वैसे स्थिति में डाइवर्सिटी उत्पन्न हो जाता है। समझ में आ गया, विविधता उत्पन्न हो जाता है। अब सवाल उठता है कि डाइवर्सिटी हमको, ये तो हम देख लिया कि भाई अपने पास पड़ोस के चारों आंख घुमा करके देख लिया तो एक तरह के नहीं, बहुत तरह के विभिन्न प्रकार के जंतु हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं। तो इसको सिस्टमैटिक अध्ययन करने के लिए इसको हमको क्या करना पड़ा, तो इसी के लिए हमको समूह में बांटने की जरूरत पड़ गया। क्या पड़ा, समूह में बांटने की जरूरत पड़ गया। क्योंकि भाई एक तरह का जंतु है, जैसे मान लिया जाए हमको मेमेलिया वर्ग का जंतु अगर हमको लेना है, तो भाई मनुष्य से मिलता जुलता प्राणी को क्या किया कि एक ग्रुप में रख लिया। जैसे मनुष्य से मिलता जुलता प्राणी कौन हो गया भाई, तो मनुष्य से मिलता जुलता है बंदर, है ना, बंदर है, हनुमान है, ये मनुष्य से मिलता जुलता प्राणी है, तो भाई इसको एक ग्रुप में रख लिया। तो सिस्टमैटिक अध्ययन करने के लिए
ये डाइवर्सिटी की जरूरत पड़ा, विविधता की जरूरत पड़ा, और डाइवर्सिटी उत्पन्न हो गया। उत्पन्न होने के कारण क्या हुआ, उसको सिस्टमैटिक अध्ययन करने के लिए क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ा। क्या पड़ा? क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण करना। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। तो बहुत प्रकार के जीव जंतुओं के रहने के कारण सभी का अध्ययन कर पाना मुश्किल था। इसीलिए इसी को विभिन्न प्रकार के जंतुओं को एक जगह जो रहता है, विभिन्न प्रकार के जंतु जो समूह में रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं विविधता। और इस विविधता में खास जंतुओं का अध्ययन करने के लिए क्लासिफिकेशन का जरूरत पड़ा। क्या? खास जंतु का अध्ययन करने के लिए क्या पड़ा? क्लासिफिकेशन का जरूरत पड़ा। तो भाई क्लासिफिकेशन को हम लोग पढ़ते किसमें है? तो टेक्सोनॉमी में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? टेक्सोनॉमी, है ना। ये टेक्सोनॉमी में हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो टेक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट क्लासिफिकेशन इज नॉन एज टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में हम वैसे जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं जिसका हमको वर्गीकरण करना रहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं टेक्सोनॉमी। ये टेक्सोनॉमी किसने बनाया भाई? तो कैरोलस लीनियस। ये था कैरोलस, ये कैरोलस लीनियस। ठीक है, ये कैरोलस लीनियस जो है, इन्होंने ही इसका जन्मदाता है। ठीक है, अब भाई हम लोग तो अब वर्गीकरण की ओर चल दिया, डाइवर्सिटी हम लोग करीब करीब समझ गए। अब हम लोग जाएंगे क्या भाई? जानेंगे हम लोग, क्या जानेंगे? तो भाई जानेंगे हम लोग जीव विज्ञान किसे कहते हैं। ये क्या हम लोग का क्लास है, हमारा जीव विज्ञान का क्लास है। तो हम लोग जानेंगे भाई जीव विज्ञान क्या है। चलो इसको मिटा कर दूँ। तो भाई जीव विज्ञान किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं जीव विज्ञान। समझ में आ गया? जीव विज्ञान किसको कहते हैं? जीव जंतुओं के जिसमें अध्ययन करते हैं उसको हम लोग कहते हैं जीव विज्ञान। ठीक है, अब ये जीव विज्ञान जो है, ये बायोलॉजी, जिसको हम लोग कहते हैं बायोलॉजी। तो ये बायोलॉजी जो है, इसको हम लोग दो भाग में अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी को क्या करते हैं? दो भाग में अध्ययन करते हैं। एक को कहते हैं हम लोग जूलॉजी। क्या कहते हैं? जूलॉजी। ठीक है, जूलॉजी। दूसरा को क्या कहते हैं? बॉटनी। क्या कहते हैं? बॉटनी। तो भाई बॉटनी और जूलॉजी क्या है? व्हाट डू मीन बाय जूलॉजी एंड व्हाट डू मीन बाय बॉटनी? मतलब जूलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल इज नॉन एज जूलॉजी। जूलॉजी हम लोग किसको कहेंगे? तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं जूलॉजी। और बॉटनी क्या है भाई? तो बॉटनी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट इज नॉन एज बॉटनी। मीन्स बॉटनी विज्ञान की वह शाखा है, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें केवल वनस्पति का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और भाई यहाँ पर यह सवाल उठता है कि जूलॉजी, ये जूलॉजी का पितामह किसे कहते हैं? तो भाई जूलॉजी के पितामह अरस्तु है। क्या है? अरस्तु। ये अरस्तु को बायोलॉजी का भी पितामह कहा जाता है। अरस्तु को जूलॉजी का पितामह इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने एक पुस्तक लिखा। क्या लिखा भाई? एक पुस्तक। ये पुस्तक जो था उसका नाम था हिस्टोरिया। क्या नाम था? हिस्टोरिया एनिमिलिया। ठीक है, ये हिस्टोरिया एनिमिलिया जो था, इसमें 500 प्रकार के जंतु को क्या किया? इकट्ठा किया। ये कौन? अरस्तु जो थे, जो वो क्या किए? 500 प्रकार के जंतु को क्या किए? ये इकट्ठा किए, और इकट्ठा करके उसके ऊपर अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद एक सिस्टमैटिक रूप से उन्होंने ये इसकी बात बोली। तो इसीलिए इनको जूलॉजी का पितामह कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? जूलॉजी का पितामह कहा जाता है। उसी प्रकार वनस्पति विज्ञान जो है, ये वनस्पति विज्ञान का पितामह किसको कहेंगे भाई? तो थियोफ्रेस्टस। क्या है भाई? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, ये थियोफ्रेस्टस जो थे, ये भी
एक प्रकार का क्या किए, इन्होंने एक किताब को लिखा। जिस प्रकार अरस्तु एक किताब को लिखे थे जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमिलिया, उसी प्रकार ये थियोफ्रेस्टस जो थे ये भी एक किताब लिखे जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लेटिनम। इसका नाम क्या था? हिस्टोरिया प्लेटिनम, हिस्टोरिया प्लांटम। ये किताब किसने लिखा? तो थियोफ्रेस्टस ने लिखा। तो थियोफ्रेस्टस क्या किया, इसमें इन्होंने 500 पौधे को इकट्ठा किया, 500 प्रकार के पौधे को क्या किया, इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके सिस्टमैटिक उस पर क्या किया, अध्ययन किया। इसीलिए इनको वनस्पति विज्ञान का क्या कहते हैं इसको? हाँ, पितामह कहते हैं। क्या कहते हैं? पितामह कहते हैं। अब भाई ये तो हम लोग समझ गया कि भाई पितामह किसे कहते हैं, ठीक है। ये तो हम लोगों को समझ में आ गया कि भाई जूलॉजी को पितामह कौन हुआ, बॉटनी का पितामह कौन हुआ, बायोलॉजी का पितामह किसे कहते हैं। अब भाई यहाँ पर आता है हमको सारे जीव जंतुओं का अध्ययन करना है। जो भी पृथ्वी पर जीव जंतु, ऐसा माना जाता है कि 84,000 योनि है हमारे पृथ्वी पर और आसमान पर और जल में। कितना है? 84,000 योनि है, इतना जीव है। तो सोचिए सबका अध्ययन करना कितना कठिन होगा ना भाई। तो उसके लिए क्या किया? उसके लिए वर्गीकरण का आधार बनाया। तो भाई वर्गीकरण का आधुनिक आधार किसने पहले बनाया? तो वर्गीकरण का आधार जो बनाया वो कैरोलस लीनियस था। क्या था? कैरोलस लीनियस, ठीक है। ये कैरोलस लीनियस थे, ये वर्गीकरण का आधार बनाया, आधुनिक आधार। इसको क्या कहते हैं? मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो दिया ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऐसा कहेंगे। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म किसने किया? तो कैरोलस लीनियस ने किया। इसीलिए इसको टेक्सोनॉमी का फादर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो टेक्सोनॉमी का फादर कहा जाता है। टेक्सोनॉमी का क्या कहते हैं? फादर कहते हैं। तो व्हाट डू मीन बाय टेक्सोनॉमी? तो टेक्सोनॉमी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study about classification of organisms known as taxonomy। टेक्सोनॉमी विज्ञान की या जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों का वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमी। ये टेक्सोनॉमी का फादर कौन हो गया भाई? तो कैरोलस लीनियस, इसको याद रखिएगा। अब भाई टेक्सोनॉमी जो हुआ, मिटाते जाओ जी। तो ये टेक्सोनॉमी जो हुआ इसको हम 3 स्टेप में देखेंगे। कितना स्टेप में देखेंगे? 3 स्टेप में देखेंगे, ठीक है। चलो जल्दी मिटाओ। तो भाई इसको कितना स्टेप में देखेंगे? 3 स्टेप में। पहला हो जाता है आइडेंटिफिकेशन, दूसरा होता है क्लासिफिकेशन, और तीसरा होता है नोमेनक्लेचर। क्या होता है? तो भाई पहला ये आपका टेक्सोनॉमी। क्या है? टेक्सोनॉमी। ये टेक्सोनॉमी जो है इसको 3 स्टेप है। क्या है? तो 3 स्टेप याद रखिएगा। टेक्सोनॉमी जो वर्गीकरण का आधार बनाया, क्या बनाया? आधार। कौन बनाया? कैरोलस लीनियस। तो इसका कितना स्टेप हुआ? 3 स्टेप हो गया। पहला हो गया आइडेंटिफिकेशन। क्या हो गया? आइडेंटिफिकेशन मतलब इसका हिंदी होता है पहचान, ठीक है, पहचान। दूसरा होता है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। क्या होता है? वर्गीकरण। और तीसरा होता है आपका नोमेनक्लेचर, ठीक है, नामकरण। तो देखो भाई हमारा क्लास में केवल हमारा वीडियो आप केवल सुनेंगे तो मैं समझता हूँ बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। पढ़ने लिखने उखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, केवल आप वीडियो सुनो, कुछ नहीं करना है। तो भाई यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन है, दूसरा क्लासिफिकेशन है, तीसरा है नोमेनक्लेचर। हम जो आगे पढ़ने जा रहे हैं, जीव जंतुओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यही 3 चीज के विषय में हम लोग पहले शुरू ध्यान से करके देखेंगे। अब भाई
पहला है आइडेंटिफिकेशन, पहचान कैसे करोगे। सपोज दैट तुम्हारे क्या नाम है, क्या, अनुज्ञा कुमारी। अगर इसका नाम हम जान अनुज्ञा कुमारी, हमको पहचानेंगे कैसे, तो भाई इसका रूप रंग कैसा है, लंबाई कैसा है, मोटापा कैसा है, तो इसको हम देख लेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि अनुज्ञा जा रही है। तो पहला जो मॉर्फोलॉजी होता है वो बाहरी रूप रंग देखने के बाद हमको ये पता लगाना है कि ये कौन सा जानवर है, ये कौन सा जंतु है, ये आदमी है कि हाँ ये जानवर है, कि भाई ये कौन है, कीट पतंग है कि चिड़िया है कि मछली है, तो ये कैसे पहचानोगे। तो पहले उसको क्या करोगे, ऊपर से देख कर पहचान करेंगे इसकी, तो इसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी। क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी। मतलब बाहरी रूप रंग से देखने के बाद ये पता चलेगा कि ये आदमी है कि जानवर है कि क्या है, चिड़िया है कि घोड़ा है, क्या है, कहने का मतलब मेरा ये है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर जो होगा आइडेंटिफिकेशन से हम लोग पहला स्टेप आएगा आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफिकेशन जब आ गया, हमको ये पता चल गया कि ये नहीं, ये कहाँ है भाई, तो मेमेलिया वर्ग है। ये कहाँ है भाई, तो ये इसका कान बाहर है, तो क्या है, दूध पिलाने के लिए स्तन है, बच्चा डायरेक्ट जन्म देता है, लंबाई ऐसा है, ये चीज है, और कान बाहर है। तो ये सब पता जब हमको चल जाता है तो हमको लगता है कि चलो भाई कौन वर्ग में रखा जाए, कहाँ इसको रखा जाए, तो उसी को कहते हैं वर्गीकरण। किस वर्ग में रखा जाए, इसको किस फाइलम में रखा जाए, तो ये दूसरा स्टेप आ गया, समझ में आ गया कि भाई चलो ये जानवर इससे मिलता जुलता है तो इस क्लास में रखेंगे, इसका मिलता जुलता है तो उस क्लास में रखेंगे, ताकि उसके एक का अध्ययन हम करेंगे तो सारा का अध्ययन हो जाएगा। समझ में आ गया। तो दूसरा स्टेप क्या हो गया, क्लासिफिकेशन। ये पता चल गया कि भाई ये आदमी है, तो आदमी की तरह और कौन कौन है, तो मनुष्य की तरह कौन कौन है, तो भाई चमगादड़ भी है। चमगादड़ क्या है, तो डायरेक्ट बच्चा देता है। क्या देता है, डायरेक्ट बच्चा देता है। उसके पास भी स्तन है, दूध पिलाने के लिए क्या है, बच्चे को स्तन है। हमारे पास भी है क्या है, तो दूध पिलाने के लिए हमारे पास स्तन है। तो मिलता जुलता, तो अगर हम आदमी का अध्ययन कर रहे हैं तो हमारा चमगादड़ का भी अध्ययन हो जाएगा, क्योंकि चमगादड़ मिलता जुलता है किससे भाई, तो मनुष्य से मिलता जुलता है। तो एक का अध्ययन करेंगे तो दूसरे का भी अध्ययन हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ खास अंतर है भाई, वो उड़ने वाला है पर ये उड़ता नहीं है, तो कुछ अंतर हो गया। तो उसके अनुसार उसका फिर क्या करेंगे, उसका सब क्लास में बांट देंगे, तो वर्गीकरण करेंगे। अब देखिए उसी प्रकार वेल है, तो वेल क्या है, पानी में रहता है, लेकिन वो आदमी की तरह, वो भी बच्चा देता है आदमी की तरह। और क्या है भाई, तो आदमी की तरह बच्चा देता है, उसको क्या है, उसका भी कान बाहर रहता है, आदमी का भी कान बाहर रहता है, वो भी बच्चा देता है, वो भी अपना बच्चे को दूध पिलाने के लिए उसके पास स्तन है ना। तो इस प्रकार का जो जंतु था उसको हम क्या किया, एक क्लास में रखा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर डिफरेंस हुआ, तो डिफरेंस अगर थोड़ा सा भी होगा तो उसको क्या करेंगे, अलग वर्ग में रखेंगे या अलग सब फाइलम या सब क्लास बनाएंगे। तो ये दूसरा स्टेप बनाया, क्या बनाया, क्लासिफिकेशन का दूसरा स्टेप हो गया। अब आइए तीसरा नोमेनक्लेचर है। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण। भाई अब नामकरण का बात हुआ कि इस टाइप का अगर जंतु अगर मिलता है तो उसका नामकरण कैसे रखा जाएगा। जैसे हम लोग मानव का नामकरण क्या कहते हैं, होमोसेपियंस कहते हैं ना भाई, होमोसेपियंस। तो इससे मिलता जुलता जो नाम होगा वह एक साथ रखा जाएगा। स्पीसीज हो गया, नहीं तो वंश हो गया, जीनस हो गया, तो नोमेनक्लेचर करते हैं। तो नोमेनक्लेचर से भी हमको ये पता चल जाता है कि ये किस क्लास में रखा जाएगा, किस संघ में रखा जाएगा। तो ये समझ में आ गया। ये आपका टेक्सोनॉमी का कितना स्टेप हो गया, तो 3 स्टेप हो गया। पहला आपने क्या जाना, आइडेंटिफिकेशन, दूसरा आपने जाना क्लासिफिकेशन, तीसरा आपने जाना नोमेनक्लेचर। अब ये बात जानने के बाद हमारे पास ये मालूम हो गया कि जंतु हमारे पास 2 प्रकार के जंतु हैं। एक क्या है भाई, पादप वर्ग में है, दूसरा क्या है, जंतु वर्ग में। बायोलॉजी में 2 प्रकार के जीव हैं, है ना भाई। एक को क्या कहते हैं, पादप कहते हैं, जिसको आप पेड़ पौधे कहते हो। दूसरा तुम्हारा क्या है, दूसरा हमारा जंतु है। क्या है, तो जंतु है। तो भाई जंतु और पादप में तो अंतर है। क्या अंतर है, जंतु लोग एक जगह से दूसरे जगह जाता है, कुछ भी अपना खान पान या
आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाता है। जैसे तुमको अभी आवश्यकता पड़ा पढ़ने के लिए, तो आप स्कूल आ गए कि नहीं आ गए? लेकिन यही अगर उसको पौधा को अगर कोई भी आवश्यकता पूर्ति करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाता है क्या? नहीं जाता है। तो भाई ये नहीं जाता है, तो दोनों में अंतर हो गया। तो इसलिए ये आपका कैरोलस लिनियस क्या किया, इसको दो भाग में बांट दिया गया। एक को कहा गया, देखो भाई क्लासिफिकेशन में आपका ये ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म मतलब होता है जीव। क्या होता है? जीव। ये ऑर्गेनिज्म को दो भाग में बांट दिया गया। क्या कहा? एक को कहा आपको प्लांट किंगडम। क्या कहा? प्लांट किंगडम, ठीक है। और दूसरे को क्या कहा? एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम, ठीक है। तो भाई ये क्या है? प्लांट किंगडम ये क्या है? पादप जगत। इस जगत में जितने भी पादप होंगे उसको हम लोग पर क्लासिफिकेशन में किस में पढ़ेंगे? तो प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे। और इस जगत में जितने भी प्रकार के जंतु हैं तो उसको खाली जंतु जगत में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने का हम लोग को क्या हुआ कि भाई अलग अलग हमको सिस्टमैटिक अध्ययन करने के लिए क्या करेंगे? उसको अलग अलग हम करेंगे। तो भाई प्लांट किंगडम को आज क्या करेंगे? अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। क्या? प्लांट किंगडम को आपको अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आपके सिलेबस में जो है अभी फिलहाल आपका पहला जो आता है वह क्या है? एनिमल किंगडम है। क्या है? एनिमल किंगडम। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ये प्लांट किंगडम। अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको एनिमल किंगडम, ठीक है। तो एनिमल किंगडम में क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एनिमल किंगडम को हम लोग पढ़ने से पहले ये क्या देखते हैं कि भाई हमारे जंतु जगत में जो है वो कितने प्रकार के जंतु हैं भाई, ये देखना है। तो जितने भी कितने प्रकार के हैं? तो बहुत प्रकार के हैं। कुछ ऐसे जंतु है जो आपको नेकेड आंख से नहीं दिखाई पड़ता है क्या? लेकिन है, वायुमंडल में है, वो उसको नहीं तुम देख रहे हो। कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो आप नेकेड आई से देख रहे हो, जैसे घोड़ा ले लो, हाथी ले लो, आपका पिपरी ले लो। बहुत छोटा से छोटा जीव जो है, जो रेंगता हुआ नजर आ रहा है, उड़ता हुआ नजर आ रहा है, जो तुमको आंख से झलकता है। तो इस टाइप का कुछ नहीं झलकता है। तो इसको कैरोलस लिनियस ने इसको क्या किया? कहा कि नहीं, एक एनिमल किंगडम को भी क्या किया? सेल के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सेल के आधार पर दो भाग में बांट दिया। क्या किया? दो भाग में बांट दिया। पहला क्या किया भाई? ये पहला हो गया आपका क्या? प्रोटोजोआ। क्या हो गया? प्रोटोजोआ। दूसरा कहा भाई मेटाजोआ होगा। क्या होगा? मेटाजोआ, ठीक है। कहा है कैरोलस लिनियस को यह समझ में आ रहा था कि भाई जंतु जगत बहुत बड़ा है। क्या है? बहुत बड़ा है। कुछ ऐसे जीव है जो हमको विदाउट नेकेड आई से नहीं दिखाई पड़ रहा है। वो क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ रहा है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखना पड़ रहा है। तो ऐसे स्थिति में कहा कि नहीं, ऐसे अध्ययन नहीं हो पाएगा। तो भाई कैसे होगा? तो चलो भाई कैसे होगा? तो कहा कि नहीं, हम एक कोशिकीय जंतु को अलग रखेंगे और बहुकोशिकीय जंतु को अलग कर देंगे, तब होगा। तो कहा कि भाई उसको क्या रखोगे? उस जंतु को किसी वर्ग में तो रखना पड़ेगा ना, है ना। तो कहा कि वो ऐसा काम करते हैं, इसको प्रोटोजोआ फाइलम बना दो। क्या बना दो? प्रोटोजोआ फाइलम। तो ये क्या कर दिया? ये फाइलम बना दिया। क्या बना दिया? ये फाइलम बना दिया भाई, ये प्रोटोजोआ फाइलम, ठीक है। और एक को बना दिया मेटाजोआ फाइलम। ये क्या बना दिया? फाइलम। तो कहा प्रोटोजोआ फाइलम में हम वैसे जीव को रखेंगे जो एक कोशिकीय जंतु होगा। क्या होगा? जो एक कोशिकीय जंतु होगा, जो आंख से हमको नहीं दिखाई पड़ता। वैसे जंतु को हम किस में रखेंगे? तो भाई प्रोटोजोआ फाइलम में रखेंगे। ये तो समझ में आ गया कि बहुत छोटा छोटा जो जंतु है जो आंख से नहीं दिखाई पड़ रहा है, उसको कोष में रखा गया, तो प्रोटोजोआ फाइलम में रखा गया। और प्रोटोजोआ फाइलम में हम ये समझ में आ गया कि भाई प्रोटोजोआ फाइलम में वैसे जीव जंतुओं को रखा गया है जिसका शरीर एक कोशिका का बना होता है, जो आंख से हमको नहीं दिखाई पड़ता है।
तो भाई इसमें कहा कि कौन कौन जीव आता है भाई, तो उसको अध्ययन करने के लिए क्या किया, तो कहा कि भाई पहला जीव इसमें आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो भाई पहला जीव इसमें प्रोटोजोआ। ये तो आप समझ में आ गया, आगे बढ़ाएंगे आपको प्रोटोजोआ फाइलम का विशेषता में। पहले आगे हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो हमको ये तो पता चल गया कि भाई प्रोटोजोआ कैसा फाइलम है, तो ये पता चल गया कि हमको यूनिसेलुलर जितना भी होगा ऑर्गेनिज्म ये प्रोटोजोआ फाइलम में होगा। दूसरा हमको ये पता लगाना पड़ गया, दूसरा हमारा था कि जो आंख से दिखाई पड़ रहा है, जो ऐसे जंतु हैं जो आंख से हमको दिखाई पड़ रहा है, जिसका शरीर 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं का बना हुआ है, तो उसको कहा कि नहीं वैसे सबको मेटाजोआ में रखिए। क्या कीजिए, मेटाजोआ में रखिए। तो प्रोटोजोआ और मेटाजोआ समझ में आ गया, बिल्कुल आपको कंसेप्ट बन गया। भूलिएगा नहीं, भूलिएगा तो वीडियो देखिएगा, ठीक है, भूलिएगा तो वीडियो देखिएगा। तो भाई मेटाजोआ में रखा गया वैसे जीव जंतु को जिसका शरीर 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं का बना होता है। अब चलिए इसके बाद की बात हम लोग करेंगे। तो जंतु वर्गीकरण में जीवों के संघ में बांटा। पहले क्या किया, जंतु वर्गीकरण में पहले बड़ा संघ बनाया, बड़ा संघ नहीं, तो बड़ा संघ में क्या किया कि वो उसके जो कैरेक्टर मिलता जुलता था वो संघ को संघ में बनाया, जिसको कहते हैं फाइलम। संघ में जिसको बनाया उसको क्या कहते हैं, फाइलम। अब ये फाइलम में क्या करेगा, अब थोड़ा थोड़ा अगर कैरेक्टर अलग अलग होगा तो उसको क्या करेगा, बांटेगा। क्या करेगा, बांटेगा। तो फिलहाल ये समझ में आई, आप लोग समझिए कि संघ क्या है, बड़का स्थान मान लिया जाए। क्या है इसको, बड़का स्थान। जैसे मान लिए हमको पूरा मधुबन एगो संघ बना दिया, तो मधुबन संघ में बहुत तरह का जीव है। क्या है, बहुत तरह का जीव है जो मिलता जुलता कैरेक्टर है। ऐसा नहीं कि कुछ कुछ अंतर है, ज्यादातर मिलता जुलता कैरेक्टर है। तो ये बड़का संघ हो गया। क्या हो गया, बड़का संघ हो गया। अब ये बड़का संघ में क्या किया, वो मिलता जुलता कैरेक्टर वाले को जंतु को रखा। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं फाइलम। मतलब जो ज्यादा से ज्यादा जंतु का कैरेक्टर आपस में मिलता जुलता है उसको हम बड़का संघ में रखते हैं, इसको संघ कहते हैं, फाइलम में रखा। समझ में आ गया। चलिए अब भाई, अब ये तो हमको समझ में आ गया कि संघ किसको कहते हैं। तो इस संघ आपको समझ में आया क्या किसको कहते हैं। मतलब उसमें जो है बहुत सारा जीव है, लेकिन ज्यादातर जीव का कैरेक्टर मिलता जुलता है, कुछ कुछ अंतर है। समझ में आ गया, तो उसको क्या किया, संघ में रखा, फाइलम। समझ में आ गया। अब भाई फाइलम जो है, हम तो 2 भाग में जीवों को बांटा, कौन कौन भाग में, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। अब भाई प्रोटोजोआ में हमको, प्रोटोजोआ फाइलम जो है इसमें यूनिसेलुलर जंतु को रखेंगे, मतलब एक कोशिकीय जंतु जो खास जंतु है, ज्यादा नहीं है। तो उसके लिए क्या किया, उसको खाली प्रोटोजोआ रखा। क्या क्या, खाली प्रोटोजोआ फाइलम रखा। इसमें कोई क्या बांटने उठने का कोई काम नहीं किया, केवल उतने रहने दिया। अब कहा कि नहीं, एक फाइलम और है जो मेटाजोआ है, उसमें बहुत तरह का जंतु जो था, कुछ एक कैरेक्टर के मिलता जुलता था, कुछ कैरेक्टर अलग भी था, कुछ उड़ने वाला था, तो कुछ पानी में रहने वाला था, कुछ हवा में रहने वाला था। तो कहा कि तो बड़ा का मुश्किल बात है भाई, इसको अध्ययन फिर कैसे करेंगे। तो चलो भाई इसको क्या करेंगे, अध्ययन करने के लिए इन लोग क्या किया, इन लोग कहा कि नहीं, हम बड़का संघ जो बनाया है, फाइलम जो बनाया है, तो इसमें 9 प्रकार का फाइलम बना दिया। कितना बना दिया, 9 प्रकार का फाइलम बना दिया। क्या बनाया, 9 प्रकार का फाइलम। तो पहला फाइलम आ गया आपका, ये जो आपका ऑर्गेनिज्म का जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो पहला फाइलम आ गया क्या भाई, तो प्रोटोजोआ। दूसरा फाइलम आ गया पोरीफेरा। तीसरा फाइलम आ गया सिलेंट्रेटा। चौथा फाइलम आ गया प्लैंटीहेल्मिन्थेस। उसके बाद वाला फाइलम आ गया स्केलमेंथीस। उसके बाद वाला फाइलम आ गया एनिलिडा। उसके बाद वाला फाइलम आ गया आर्थ्रोपोडा। उसके बाद वाला फाइलम आ गया मोलास्का। उसके बाद वाला फाइलम आ गया इकाइनोडर्माटा। उसके बाद वाला फाइलम आ गया कॉर्डेटा। तो भाई इतना फाइलम में जंतु को बांट करके अध्ययन करने की जो प्रक्रिया हुआ, वो हम लोग क्लासिफिकेशन के अंदर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक करके अब क्या करेंगे, पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, तो एक एक करके।
तो पहला आपने पढ़ लिया प्रोटोजोआ। आप देखो प्रोटोजोआ फाइलम को हमको फिर से आपको तो उपसंहार के रूप में मैं बताया था। अब प्रोटोजोआ फाइलम का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? विस्तृत रूप से अध्ययन। तो पृथ्वी जब बना होगा, जिस समय पृथ्वी जब बन गया तो पृथ्वी पर पहला जंतु जो उत्पन्न हुआ वह प्रोटोजोआ फाइलम से उत्पन्न हुआ। पहले आदमी नहीं आया, पहले आदमी नहीं आया, पहले बड़ा जानवर नहीं आया। पहले क्या हुआ? पृथ्वी की उत्पत्ति के समय में सबसे पहले पाए जाने वाले जीव ये अत्यंत सूक्ष्म थे। क्या थे? अत्यंत सूक्ष्म थे, जो आंख से भी नहीं दिखाई पड़ता था। वो सब पहले आया। पृथ्वी पर कौन आया? जो आंख से भी नहीं दिखाई पड़ता था वो पहले आया। समझ में आ गया? तो पृथ्वी पर पहले कौन आया? तो प्रोटोजोआ वाला फाइलम आया। कौन आया? प्रोटोजोआ वाला फाइलम आ गया। ये अत्यंत सूक्ष्म थे। क्या थे? ये अत्यंत सूक्ष्म थे, जो आंख से नहीं दिखाई पड़ते थे। इनका शरीर एक कोशिका का बना होता था। वो सभी आया। समझ में आ गया? वो सभी आया। कोई अगर पूछेगा कि पृथ्वी पर का उत्पत्ति होने के बाद पृथ्वी पर सबसे पहला जीव कौन आया, तो कहिएगा प्रोटोजोआ फाइलम का जंतु आया, जो आंख से भी नहीं दिखाई पड़ता था, एक कोशिकीय प्राणी था, वो पहले आया। समझ में आ गया? अब चलिए भाई, ये तो मुझे समझ में आ गया कि पृथ्वी भी बन गया, पृथ्वी पर कौन जीव आ गया। अब देखिए आगे हम लोग क्या देखते हैं, तो प्रोटोजोआ का विशेषता देखते हैं। प्रोटोजोआ फाइलम हम लोग को देखना है कि ये जंतु जब आया तो इसको कैरेक्टर क्या क्या था। तो भाई कैरेक्टर इसमें क्या था, तो इस जंतु को, ये जंतु जो आया तो उसमें क्या था, उसके शरीर में साइटोप्लाज्म था। क्या था? साइटोप्लाज्म था, जिसमें प्रोटोप्लाज्म था, जिसके कारण वो जीव था जिंदा। और क्या था? उसमें न्यूक्लियस भी था। उसमें क्या था? न्यूक्लियस भी था। और वो क्या था? जिंदा था। उसका शरीर अनियमित आकार का था। कैसा था? अनियमित आकार का था। और कैसा था? एक कोशिकीय था। कैसा था? एक कोशिकीय था। और इसमें उत्तक नहीं था। उत्तक नहीं था। क्यों भाई उत्तक क्यों नहीं था? तो उत्तक इसलिए नहीं था कि उत्तक हम किसको कहते हैं, जब कोशिकाओं के समूह को हम लोग उत्तक कहते हैं, तो भाई इसका शरीर तो एक कोशिका का बना है, तो उत्तक कहाँ से होगा? होगा? तो नहीं होगा। तो ऐसे जीव में क्या था? उत्तक नहीं था, अंग नहीं था, कोई अंग नहीं। बहुत सारे उत्तकों के मिलने से क्या बनता है? अंग बनता है। तो भाई प्रोटोजोआ फाइलम में वैसे जीव को रखा गया जो एक कोशिकीय था, पर जमीन पर पहले सबसे आया, और टिश्यू उसमें नहीं था, अंग नहीं था। समझ में आ गया? और ये जीव जो आया तो वो पहले कहाँ था? तो जल में था। ये जलीय था। क्या था? जलीय था। खास करके ये जीव कहाँ थे? तो जल में पाए जाते थे। समझ में आ गया? तो प्रोटोजोआ फाइलम में पहला जीव आपको पढ़ाने जा रहा हूं अमीबा। क्या है भाई? तो अमीबा। तो अमीबा के पहला है अमीबा। ठीक है? तो अमीबा। और दूसरा आपको पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? पैरामीशियम। तो मेरे प्यारे बंधु पैरामीशियम और अमीबा के विषय में पहले आपको मैं बता देता हूं। ये पहला जो जंतु था जो पृथ्वी पर ये सब आया, और पहला जंतु होने के कारण यह अनियमित आकार का था, एक कोशिकीय था, और इसके शरीर में प्रोटोप्लाज्म था, केंद्रक था, और क्या था? इसको शरीर में चलने बुलने के लिए सीडोपोडिया था। क्या था? सीडोपोडिया था। वो क्या करता था? अपना भोजन ग्रहण करने के लिए वो सीडोपोडिया को बढ़ाता था। क्या करता था? लंबा करता था, और उसको क्या करता था? घेरे में लेकर के वो खाने का काम करता था, सीडोपोडिया। तो अमीबा में क्या था भाई? तो सीडोपोडिया के द्वारा क्या करता था? लोकोमोशन करता था। लोकोमोशन के जरिए क्या करता था? वो खाने का काम करता था। वो क्या करता था? वो चारों तरफ से क्या करता था? घेरता था। क्या करता था? चारों तरफ से क्या करता था? घेरने का काम करता था। और अपने शरीर को, झिल्ली को क्या करता था? तोड़ लेता था। और तोड़ लेने के बाद क्या करता था? वो अंदर कर लेता था। फिर आपका डाइजेशन का काम होता था। तो अमीबा पहला जीव है। क्या है? प्रोटोजोआ का पहला जीव है, जिसको हम लोग अध्ययन किए। क्या है? तो यह अनियमित आकार का होता है, सीडोपोडिया के द्वारा ये सारा काम करता है। ठीक है?
और भोजन भी ग्रहण करता है और एक जगह से दूसरे जगह जाता भी है। समझ में आ गया। अब आइए पैरामीशियम। पैरामीशियम भी क्या है? इसी जगत का प्राणी है। इसी जगत का क्या है भाई? प्राणी है। तो पैरामीशियम क्या है? पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और किस फाइलम में है? तो प्रोटोजोआ फाइलम में। किस फाइलम में है? तो प्रोटोजोआ फाइलम में। ये कैसा है भाई? तो इसके शरीर में सीलिया है। क्या है? सीलिया है। और सीलिया के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह जाने का भी काम करता है। और क्या करता है? भोजन का भी पता लगाता है। नहीं तो ये सीलिया के थ्रू ये सब काम करता है। ठीक है। अब तीसरा इसमें जंतु आता है यूग्लिना। क्या आता है? यूग्लिना। तो भाई यूग्लिना अभी इसी कैटेगरी का, इसी फाइलम का जंतु है। ये क्या होता है? ये जंतु और पादप का कड़ी का काम करता है। क्यों भाई? तो ये जो है, ये प्राणी जो है ग्रीन है। कैसा है? हरा है। हरा रहने के कारण प्लांट का भी कुछ गुण है और कुछ गुण आपका क्या है? जंतु का भी है। तो इसी को क्या कहते हैं? जंतु और पौधे का ये कड़ी है। क्या है? कड़ी है। और इसमें एक फ्लैजिला होता है। कैसा होता है भाई फ्लैजिला? तो भाई मान लिया जाए ये क्या है? फ्लैजिला है। और इसमें ये आपका जो देख रहे हैं ना, ये इस टाइप का रहेगा, जिसको हम लोग कहते हैं फ्लैजिला। और इसी के सहारे क्या करता है? ये सारा काम करता है। ठीक है। अब आज ये फ्लैजिला तो हम लोग पढ़ लिया। अब फ्लैजिला के बाद का प्राणी जो है, इसमें क्या है भाई? तो प्लाज्मोडियम है। उसके बाद वाला प्राणी क्या है भाई? तो मिटा दिए एक तरफ से। तो क्या है? प्लाज्मोडियम है। तो प्लाज्मोडियम क्या है भाई? तो प्लाज्मोडियम भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और हमारे शरीर में जब ये चला जाता है तो हमारे शरीर में एक प्रकार का बीमारी उत्पन्न करता है, जिस बीमारी का नाम है मलेरिया। क्या नाम है? मलेरिया। या खास करके मादा एनोफिलीज मच्छर के में ये वाहक होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर में इसका क्या होता है? होस्ट का काम करता है। ये क्या करता है? ये प्लाज्मोडियम उसी के शरीर में रहता है। ठीक है। और ये प्लाज्मोडियम क्या, मादा एनोफिलीज मच्छर जब आप कहाँ से आपके घर में आ जाएगा तो आपको क्या करेगा? काटेगा। और काटेगा तो प्लाज्मोडियम को अंदर कर देगा। आपके शरीर में क्या करेगा? अंदर कर देगा। और जब अंदर का हो जाएगा तो आपके शरीर में एक प्रकार का बुखार होगा, जिसको कहते हैं मलेरिया बुखार। क्या कहते हैं? तो मलेरिया बुखार। ठीक है। तो आप लोग समझ में आ गया प्लाज्मोडियम क्या है? एक बहुत सूक्ष्म जंतु है जो खास के मादा एनोफिलीज मच्छर में रहता है। तो भाई ये जैसे काटेगा तो वो मच्छर का, वो जो आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो आपको आंख से भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, वो आपके ब्लड में चला गया। जैसे वो सुई भुकावेगा ना, क्या करता है मच्छर? क्या करता है? जैसे आपको काटेगा तो प्लाज्मोडियम आपके खून में चला जाएगा। और खून में जब चला जाएगा तो वो क्या करेगा? वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 होते जाएगा। और एक टाइम आएगा कि आपको बुखार हो जाएगा। और बुखार मलेरिया जब हो जाता है तो 21 दिन तक जो है तबाह करता है। नहीं, बहुत दिन तबाह करता है भाई। तो प्लाज्मोडियम आप समझ में क्या आ गया? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कहाँ पाया जाता है? तो एनोफिलीज मच्छर में पाया जाता है। कैसे हमारे शरीर में प्रवेश करता है? तो काटने पर होता है। समझ में आ गया। अब आइए एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया क्या है? एसिटाबुलेरिया। ठीक है। एसिटाबुलेरिया